Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you are okay and doing your work properly. Dear students, today before I start my topic, I want to tell you something. बेटा ऐसा है कि अगर मुझे मोटिवेशन लेक्चर देना होता तो मैं अलग से वीडियो बना के आपके पास भेज देती, पर मैं इस स्टडी वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप नहीं पढ़ते हो या किसी टीचर को होमवर्क नहीं भेजते हो, ये हर सेक्शन के बच्चे के लिए है, चाहे वो ए का हो, बी का हो, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, किसी भी सेक्शन का बच्चा क्यों ना हो, आप पढ़ रहे हो, आपके लिए पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, हमारे लिए भी पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके रिजल्ट से हमें भी खुशी होती है। और जैसे आपकी पेरेंट्स है घर पे, वैसे ही हम हैं, हम आपके वेल विशर है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, होमवर्क नहीं भेजोगे तो कैसे चलेगा? कुछ नया करने की कोशिश कीजिए आप। जैसे कि घर पे है, टीचर बोलेगा इतना करो तो इतना ही करके भेज देते हो, कुछ नया करो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपना वीडियो बना के भेजते हैं, तो आप लोग भी बना के 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बना के भेज सकते हैं। क्या समझा? क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि मैम ने बोल दिया क्वेश्चन पूछना है तो कहीं से भी उठा के ले आए। और एक बात मैं बताती हूँ, जितना आपके सिलेबस में है उसी से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़े, क्योंकि आपको रिजल्ट देना है। और ये गलतफहमी में मत रहना कि स्कूल नहीं खुलेगा या पेपर नहीं होगा। स्कूल खुलेगा भी और पेपर भी होगा, 100% पेपर होगा। सर्कुलर आ चुका है सीबीएसई के तरफ से, बहुत जल्दी आपके स्कूल खुलेंगे, तब आपको इतना आसानी होगा सब्जेक्ट को पढ़ने में, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मैं मेरी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कुछ भी हो। तो आपको पूरी डेडिकेशन, पूरी लगन के साथ पढ़ना है। आपको खुद के लिए पढ़ना है, आपके फ्यूचर के लिए पढ़ना है। बार बार मैं मैसेज कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ एक ही चीज़ को, बेटा होमवर्क भेजो, होमवर्क करो। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, होमवर्क पहुंचते ही 15-20 मिनट वीडियो होता है 20 मिनट का, और 40 मिनट के बाद होमवर्क भेजना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे तो बहुत अच्छा करेंगे, पर कुछ बच्चों को पुश करना होता है पीछे से कि बेटा करके दो, करके दो, करके दो। हर हफ्ते फोन जा रहा है आपके पास, फिर भी कुछ बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा रहे। कुछ बच्चों ने, ऐसे बच्चे भी है जो अभी तक एक बार भी होमवर्क नहीं भेजते। तो बेटा ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आप बोर्ड क्लास में हैं, आपको इन चीज़ों के लिए केयर करना है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, जो भी आप सारे वीडियोस को देखो। ये मत सोचो कि टीचर फॉर्मेलिटी कर रहा है। आपको भी पता है वीडियो बनाने में कितना दिक्कत होता है। जब मैंने आपको टास्क दिया था कि आपको 3-3 मिनट का वीडियो बना के मुझे भेजना है, आप में से कईयों ने मुझे बोला था मैम हमने 5-6 बार बना के डिलीट किया, जबकि आप उस चीज़ को पढ़ चुके थे। क्लासरूम में भी हमारा आधा सिलेबस तो क्लासरूम में ही हो चुका था, रिपीट भी हो रहे, अभी रिवीजन भी चल रहा है। ये सब पढ़ चुके थे हम, रिवीजन भी चल रहा है। उसके बावजूद आपका रिस्पॉन्स जिस रेट से आना चाहिए वो नहीं आता, जिसकी वजह से मैं तो बहुत दुखी हूँ। स्पेशली 10th A1 क्लास के बच्चों, बेटा आप जो है 70% बच्चे भेज रहे हो, 30% भेज नहीं रहे हो। बी सेक्शन के बच्चे, सी सेक्शन के बच्चे, इनमें से कुछ इक्का दुक्का ही भेजते हैं, सारे बच्चे नहीं भेज रहे हो। अब सोचो आपको क्या करना है। अगर मेरी बात में कुछ दम है, अगर ये आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आप कोशिश करो इतना होमवर्क भेजो, इतना होमवर्क भेजो कि मैं परेशान हो जाऊं चेक करके। ठीक है, तो अब हम हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही है, आप फोन करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं मैम आप इसको हिंदी में बता दो। क्योंकि पहले जब मैं पढ़ाती थी तो कंप्लीट इंग्लिश होता था, अब तो मैं हिंदी भी यूज़ कर रही हूँ, हिंदी में भी पढ़ा रही हूँ। और इंग्लिश भी इतना टफ लैंग्वेज नहीं है जो आप नहीं समझ सको। आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, अगर मैं कंपेयर करूँगी किसी और स्कूल के बच्चों के साथ, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। आप सबसे इंटेलिजेंट हो और आप कुछ भी कर सकते हो, आप में वो एबिलिटी है, मैंने देखा है। तो उस एबिलिटी को आप बाहर निकालिए और आप ऐसे अपने आप को मॉडिफाई कीजिए, ऐसे निखारिए कि पूरा दुनिया देखता रह जाए कि आप किस स्कूल के बच्चे हो। ठीक है, आप विवेकानंद स्कूल के बच्चे हो, इनका नाम ऐसा है
वो इतने इंटेलिजेंट थे, आपको पता भी होगा विवेकानंद के बारे में, जो बुक का पेज ऐसे पलटते थे और वो याद रख लेते थे। तो आप उसी से ही इंस्पायर्ड हो। तो मैं ये लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मैंने जो 3 मिनट 4 मिनट वेस्ट किया, मुझे नहीं लगता मैंने वेस्ट किया, मुझे लगता है मैंने अच्छा किया। तो बेटा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप ध्यान से पढ़िए, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 8 of class 10, that is how do organism reproduce. And in my last class I have explained you about double fertilization and triple fusion. Again I am repeat it. What is the meaning of double fertilization and triple fusion? As we know that the pollen grain contains, जैसे कि आपको पता है जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर 2 मेल गैमेट होता है। एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एक सेल के साथ, बनाता है जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियर के साथ, बनाता है PEN मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोलर न्यूक्लियर में नंबर ऑफ न्यूक्लियस 2 होता है और इसके साथ जब एक मेल गैमेट जुड़ जाता है तो वो 3n होता है। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी हम बोल सकते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्लियर। सो फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में, फ्लावर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन the ovary get converted into fruit. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस होता है, मतलब फ्लावर के जो अलग पार्ट्स होते हैं जैसे कि कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, मतलब सेपल्स, पेटल्स, ये गिर जाता है। उसके बाद जो ओवारी होता है वो फ्रूट होता है। जो फ्रूट आप लोग खाते हो वो ओवारी होता है, और जो सीड होता है उसके अंदर वो ओव्यूल होता है। इसीलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड द ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। इसका मतलब है ये ओवरी है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है और ओव्यूल जिसको हम बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन होता है सीड और ये वाला होता है फ्रूट। ये फ्रूट कौन सा हुआ? ये ओवरी हो गया आपका फ्रूट, और ये ओव्यूल हो गया सीड। होने के बाद जैसे कि हमें पता है कि जो सीड होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है मोनोकॉट सीड, एक होता है डाइकॉट सीड। हमें पता है एंजियोस्पर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म जो ये वो ग्रुप के प्लांट्स है जिनमें फ्लावर होता है और इनका सीड कवर होके रहता है। तो एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है, डेवलप होता है, वो 2 टाइप का होता है। सीड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। मोनोकॉट सीड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब इसका सीड का जर्मिनेशन होता है तो एक सिंगल कोटिलेडन, मतलब एक सिंगल पत्ता निकलता है, और डाइकॉट में जब ये जर्मिनेट होता है तो डबल कोटिलेडन निकलता है। सपोज ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये एक मोनोकॉट सीड है, इसका पत्ता ऐसे निकलेगा। और ये वाला जो देख रहे हो वो डाइकॉट है, इसका पत्ता ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये मोनोकॉट सीड है, सिंगल कोटिलेडन है, और ये डाइकॉट सीड है, इसमें डबल 1 2 डबल कोटिलेडन है, ठीक है। तो इस बेस पे इनको क्या बोलते हैं हम? मोनोकॉट, डाइकॉट। तो जब एक सीड जर्मिनेट होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सपोज ये एक डाइकॉट सीड है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये दोनों एंडोस्पर्म है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये कोटिलेडन से। इसको ये बीच में जो लाइन जा रहा है इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ये वाला जो है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये वाला हो गया आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, और
और एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर का पार्ट है इसको एपिकोटाइल बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में आता है। द पार्ट above the embryonal axis is called as epicotyle and the part below the embryonal axis इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो नीचे का पार्ट होता है और एपिकोटाइल जो ऊपर का पार्ट होता है। वैसे ही अगर हम एक सीड को देखेंगे तो एक सीड में क्या क्या होता है, आपने चना या राजमा का सीड देखा होगा, चलो चने का सीड देखा होगा। आप जब उसको देखोगे सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो और ये फ्यूचर जनरेशन में ग्रो करता है एज ए प्लांट। ठीक है, जो पेड़ हम देखते हैं अलग अलग पेड़, वो कहाँ से आते हैं, सीड से आते हैं। तो कौन सा पार्ट रूट में कन्वर्ट होता है, कौन सा पार्ट शूट में कन्वर्ट होता है, वो तो आपको नहीं पता है। तो अभी हम देखते हैं दोबारा से। तो जब इसका जर्मिनेशन होगा तो ऐसे होगा। ये जो पार्ट है इसका, इस पार्ट को हम बोलेंगे प्लीम्यूल, इस पार्ट को हम बोलेंगे प्लीम्यूल और इस पार्ट को हम बोलेंगे रेडिकल। ठीक है, प्लीम्यूल को बोला जाता है फ्यूचर शूट, इसको बोलते हैं फ्यूचर शूट। मतलब जब एक सीड जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर एक प्लांट में कन्वर्ट होगा, ये वाला जो ऊपर का पोर्शन देखते हो प्लांट को, अगर आप देखोगे ऐसे खड़े होके एक प्लांट को आराम से देख सकते हो, तो जो पोर्शन आपको ऊपर की तरफ दिखता है वो हो गया प्लीम्यूल और शूट पार्ट, और जो पोर्शन मिट्टी के नीचे है उसको रेडिकल बोलते हैं और फ्यूचर शूट। तो इसको मैं फ्यूचर रूट या फ्यूचर शूट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सीड के अंदर है। सीड के अंदर अगर आप खोल दोगे एक जर्मिनेटेड सीड को तो देखोगे व्हाइट कलर का एक ऊपर से आया हुआ होता है, एक नीचे से गया हुआ होता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो ये हो जाएगा शूट पार्ट और ये हो जाएगा रूट पार्ट, फिर ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो जो प्लांट है इस एम्ब्रियो जो जाइगोट के अंदर प्रेजेंट था वो ग्रो हो जाएगा एम्ब्रियो में, दोबारा से वो प्लांट ग्रो करेगा, फिर उसमें फ्लावर होगा, फिर उसमें फ्रूट होगा, जैसे हमने पढ़ा था। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कि आप फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सीड फॉर्मेशन होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है। फ्रूट भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि मैंने बोला सिलेबस से बाहर नहीं जाना, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। फ्रूट को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया, जैसे ट्रू फ्रूट हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो फ्रूट उसकी ओवरी से ग्रो करता है उसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट, और जो थैलामस से ग्रो करता है उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, ये डायग्राम को देखोगे, ये थैलामस है, इसके ऊपर होता है ओवरी। ठीक है, कभी कभी ये अगर ये हो गया ओवरी, ठीक है, और ये हो गया थैलामस। ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट, और थैलामस जब फ्रूट में कन्वर्ट होगा इसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। अब आप बोलोगे एग्जाम्पल क्या है, ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल आप किसी को भी ले लो, मैंगो ले लो, जैक फ्रूट ले लो, पोमेग्रेनेट ले लो, कुछ भी ले लो। फॉल्स फ्रूट में एग्जाम्पल आप स्ट्रॉबेरी, एप्पल, काजू, इनको ले सकते हो। फॉल्स फ्रूट में स्ट्रॉबेरी, एप्पल, काजू, इनमें क्या होता है, इनकी जो ओवरी है वो रिड्यूस हो जाता है और थैलामस ग्रो करता है एज फ्रूट, तो उनको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। और एक फ्रूट होता है जिसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, पर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो फॉर्मेशन होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के अपने आप जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा पर फ्रूट बनेगा, और ये फ्रूट बनता है बनाना में। तो बनाना जो है एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का, मैंगो ट्रू फ्रूट का, एप्पल, काजू एंड स्ट्रॉबेरी आर एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। तो ये तो हो गया फ्रूट। फिर सीड के बारे में भी बताया मैंने, एंजियोस्पर्म में दो टाइप का सीड होता है, एक होता है मोनोकॉट सीड, एक होता है डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड जब जर्मिनेट होता है उसमें सिंगल कोटिलेडन निकलता है, और डाइकॉट सीड में क्या होता है, डबल कोटिलेडन निकलता है। फिर से मैंने ये बताया कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसका ऊपर का पार्ट को एपिकोटाइल बोलते हैं और नीचे का पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल जो रीजन है वो हम उसको प्लीम्यूल भी बोल सकते हैं, और जो हाइपोकोटाइल रीजन है उसको रेडिकल बोल सकते हैं।
प्लीम्यूल के अंदर होता है सूट पार्ट। प्लीम्यूल जब बड़ा होगा तो बड़ा होके वो सूट में, मतलब जिसमें पत्ते होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो होता है प्लीम्यूल। और जो रूट जो सॉइल के नीचे जाता है, वाटर मिनरल ऑब्जर्व करता है, वो होता है रेडिकल। तो ये हो गया आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीड और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अगर हम अलग अलग प्लांट्स को देखेंगे, उसमें अलग अलग फ्रूट्स को देखेंगे, उसके सीड्स को देखेंगे, सबकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, बट जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो सेम जैसा ही होता है। क्लियर? और ये सीड का ग्रो करने के लिए कुछ फैक्टर भी ज़रूरत होती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एयर हो गया। बिना इनके सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता, तो वो अप्रोप्रिएट कंडीशन भी चाहिए। और क्योंकि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आज प्लांट रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ह्यूमन बींग में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है। और कैसा होता है, इसमें दो डिफरेंट टाइप का गैमेट फॉर्मेशन होता है। जो मेल है वो मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है, और जो फीमेल है वो फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करता है। मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनाता है। पर ये प्रोसेस होने से पहले फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी होता है। बॉडी को फिजिकली मैच्योर होना होता है। इसका मतलब होता है कि वो प्यूबर्टी में एंटर करता है, और प्यूबर्टी के दौरान डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, और ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। तो मेल में प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस आती है, फीमेल में क्या क्या चेंजेस आती है, फिर गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारे अगले क्लास में। अभी ये जो मैंने प्लांट्स के बारे में बताया, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसको थोरोली पढ़ना है, पूरा का पूरा नोट्स बनाना है, और जितने भी पॉसिबल हो सकता है वो क्वेश्चंस बनानी है, खुद से उसके आंसर्स भी करनी है, और डायग्राम भी प्रैक्टिस करनी है जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपका जो टॉपिक है प्लांट के ऊपर, प्लांट रिप्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग।